उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र की परिभाषा समझने में, विनिमय विपत्र के लाभ बताने में, विनिमय विपत्र की सामग्री और पक्षों को समझने में, विनिमय विपत्र की विशेषताओं को समझने में, विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र के बीच अंतर करने में, प्राप्य विपत्र और देय विपत्र का उपयोग समझने में। साख पत्र, हुंडियां। नकद पर क्रय की गई वस्तुओं का अर्थ। जब वस्तुएं नकद पर क्रय और विक्रय की जाती हैं, तो विक्रेता को भुगतान नकद में किया जाता है। यहां भुगतान का तरीका नकद है। उधार पर क्रय की गई वस्तुओं का अर्थ। हालांकि जब वस्तुएं उधार पर क्रय और विक्रय की जाती हैं, तो विक्रेता को भुगतान भविष्य की तिथि पर किया जाता है। आमतौर पर उधार पर वस्तुएं तब बेची जाती हैं जब विक्रेता क्रेता पर भरोसा करता है कि भुगतान निर्दिष्ट तिथि पर किया जाएगा। लेकिन भुगतान में देरी से बचने के लिए या चूक की स्थिति में साख पत्र का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्रेता विक्रेता को आश्वस्त करता है कि निर्दिष्ट तिथि पर सहमत शर्त के अनुसार विक्रेता को भुगतान किया जाएगा। साख पत्र दोनों पक्षों, विक्रेता और क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित होता है। इस साख पत्र को विनिमय विपत्र के रूप में जाना जाता है। भारत में ये प्रक्रिया प्राचीन काल से उपयोग में रही है और लोकप्रिय रूप से हुंडी के रूप में जानी जाती थी। हुंडियां क्या हैं? हुंडियां साख पत्र हैं जिनका बहुत प्राचीन काल से उपयोग किया जा रहा है। हुंडियां भारतीय भाषाओं में लिखी जाती हैं और कई प्रकार की होती हैं। हुंडियों के प्रकार। प्राचीन काल में 3 मुख्य प्रकार की हुंडियां लोकप्रिय थीं। सहयोग हुंडी। शाह को भुगतान करने के लिए इसे एक व्यापारी द्वारा किसी दूसरे व्यापारी पर लिखा जाता है। शाह आमतौर पर स्थानीय बाजार में सुविदित और सम्मानित व्यक्ति होता है। दर्शन हुंडी। इस हुंडी का भुगतान तत्काल किया जाता है, जिसे निर्दिष्ट समय पर भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मुद्दती हुंडी। मुद्दती या म्यादी हुंडी का भुगतान निर्दिष्ट समय अवधि के बाद किया जाता है। नाम जोग हुंडी, धानी जोग हुंडी, जवाबी हुंडी, हुक्नामी हुंडी आदि जैसी विभिन्न प्रकार की अन्य हुंडी। साख पत्र। विनिमय विपत्र कब अस्तित्व में आया? विनिमय विपत्र बहुत प्राचीन काल से भारत में ज्ञात है और हुंडी के नाम से जाने जाते थे। प्राचीन काल में उपयोग होने वाली ये हुंडियां जब भी वस्तुएं उधार बेची जाती थीं, तो साख पत्र के रूप में कार्य करती थीं। हुंडियों को भारतीय भाषा में लिखा जाता था, जिसमें एक पक्ष निर्दिष्ट तिथि और समय पर विक्रेता को भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त करता था। विनिमय विपत्र का अर्थ। वर्तमान परिदृश्य में साख पत्र को विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र के नाम से जाना जाता है। विनिमय विपत्र वो साख पत्र होता है जिसमें क्रेता विक्रेता को आश्वासन देता है कि भुगतान सहमत शर्त के अनुसार किया जाएगा। विनिमय विपत्र में एक आदेश होता है जिसमें एक पक्ष क्रेता उधार क्रय की वस्तुओं के प्रति
सहमत तिथि पर विक्रेता को निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होता है। विनिमय विपत्र दोनों पक्षों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित बेशर्त दस्तावेज होता है। इस साख पत्र का केवल तभी उपयोग किया जाता है जब वस्तुएं उधार बेची जाती हैं और भविष्य की तिथि पर भुगतान स्वीकार किया जाना होता है। पराक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 द्वारा शासित भारत में साख पत्र, विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र दोनों भारतीय पराक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 द्वारा नियंत्रित होते हैं। पराक्राम्य अधिनियम में विनिमय विपत्रों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि ये दोनों पक्षों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित क्रेता को विक्रेता यानी विनिमय विपत्र धारक को देय तिथि पर निश्चित राशि का भुगतान करने का लिखित में बिना शर्त आदेश है। विनिमय विपत्र की विशेषताएं। विनिमय विपत्र की विशेषताएं। उधार पर वस्तुएं बेचे जाने पर विनिमय विपत्र का उपयोग किया जाता है। विनिमय विपत्र आमतौर पर देनदार क्रेता पर लेनदार यानी विक्रेता द्वारा लिखा जाता है, जिसे दोनों पक्षों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित देनदार या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। इसमें भविष्य की निर्दिष्ट तिथि पर बिना शर्त पर निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए लिखित आदेश शामिल होता है। विनिमय विपत्रों की निम्नलिखित कुछ विशेषताएं हैं। विनिमय विपत्र प्रभावी और वैध बनाने के लिए लिखित में होना चाहिए। इसे आहर्ता या विनिमय विपत्रों के लेखक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। लेखक, देनदार और पाने वाला तीनों निश्चित होने चाहिए। देय तिथि पर देय राशि निश्चित राशि होनी चाहिए। इसे कानून की आवश्यकता के अनुसार विधिवत मुद्रांकित होना चाहिए। तिथि और स्थान क्रम में होना चाहिए। इसमें केवल धन और धन का भुगतान करने का अभिव्यक्त आदेश होना चाहिए। वस्तु में कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। आदेश या ड्राफ्ट भुगतान करने का बेशर्त आदेश होना चाहिए। इसे आहारी यानी वस्तु के क्रेता द्वारा विपत्र की स्वीकृति न किए जाने तक ड्राफ्ट माना जाता है। वैध विनिमय विपत्र के लिए 5 निश्चितताएं। लेखक या विक्रेता निश्चित होना चाहिए। आहारी या क्रेता निश्चित होना चाहिए। आदेश के रूप में विनिमय विपत्र निश्चित होना चाहिए। देय तिथि पर देय राशि निश्चित होनी चाहिए। पाने वाला निश्चित होना चाहिए। विनिमय विपत्र के पक्षकार। विनिमय विपत्र के पक्षकार। विनिमय विपत्र में 3 पक्ष होते हैं। विक्रेता या लेनदार, जिसे देनदार क्रेता से पैसा प्राप्त करना होता है, दोनों पक्षों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित विनिमय विपत्र का लेखक होता है। आहारी वो व्यक्ति होता है जिस पर विनिमय विपत्र लिखा जाता है और देनदार या क्रेता आहारी होता है। पाने वाला वो व्यक्ति होता है जिसे भुगतान किया जाना होता है और विपत्र का लेखक स्वयं पाने वाला होता है। जब पाने वाला बदल जाता है, निम्नलिखित स्थितियों में पाने वाला बदल सकता है। यदि लेखक विपत्र धारक बैंक से विपत्र भुना लेता है, विपत्र बट्टागत कराने वाला व्यक्ति पाने वाला बन जाता है। यहां बैंक पाने वाला बन जाता है।
यदि लेखक विक्रेता के लेनदार के पक्ष में विनिमय विपत्र का बेचान किया जाता है, तो अब लेनदार पाने वाला बन जाता है। उपयुक्त विवरण से निकाला गया निष्कर्ष। आमतौर पर लेखक और पाने वाला एक ही व्यक्ति होता है, क्योंकि उन्होंने उधार पर वस्तुएं बेची होती हैं और देय तिथि पर उन्हें भुगतान किया जाना होता है। इसी प्रकार आहारी और स्वीकारकर्ता आमतौर पर एक ही व्यक्ति होता है, जिसे उधार पर वस्तुएं बेची गई होती हैं और उसे विक्रेता को देय तिथि पर निश्चित राशि का भुगतान करना होता है। विनिमय विपत्र के विशेष लाभ। ये दोनों पक्षों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और स्वीकृत दोहरा सुरक्षित दस्तावेज होता है। धन की आवश्यकता की स्थिति में धन के लिए विनिमय विपत्र को बैंक से भुनाया जा सकता है। विनिमय विपत्र के लाभ। विनिमय विपत्र के लाभ। विनिमय विपत्र वो साख पत्र है जिसे निम्नलिखित लाभों के कारण उधार पर वस्तुएं विक्रय किए जाने पर प्रायः व्यवसाय में स्वीकार किया जाता है। एक, संबंधों की रूपरेखा। विनिमय विपत्र युक्ति के रूप में कार्य करता है, जो वो ढांचा प्रदान करता है जिससे विक्रेता, लेनदार और क्रेता, देनदार के बीच लेन देन उससे जुड़ी किसी भी शर्त के बिना सहमति के आधार पर संभव होता है। 2. नियम और शर्तें निश्चित होती हैं। विनिमय विपत्र में नियम और शर्तें पहले से ही परिभाषित होती हैं। यहां भुगतान की तारीख यानी परिपक्वता तिथि, भुगतान की जाने वाली राशि, भुगतान किया जाने वाला कोई भी ब्याज, भुगतान की जगह स्पष्ट रूप से विनिमय विपत्रों में उल्लिखित होता है। इसलिए लेनदार यानी विक्रेता को वो समय और देय तिथि पता होती है जिस पर देनदार यानी क्रेता भुगतान करने जा रहा है। 3. उधार का सुविधाजनक रूप। विनिमय विपत्र क्रेता को उधार पर वस्तुएं क्रय करने और उधार की अवधि के बाद राशि का भुगतान करने की अनुमति देता है। वहीं दूसरी ओर विक्रेता बैंक में विनिमय पत्र भुना सकता है अगर उसे तत्काल आधार पर धन की आवश्यकता होती है या तीसरे पक्ष के पक्ष में इसका बेचान करता है। 4. निर्णायक प्रमाण के रूप में कार्य करता है। विनिमय विपत्र कानूनी दस्तावेज होता है जो इस बात के साक्ष्य के रूप में कार्य करता है कि क्रेता ने उधार पर वस्तुएं क्रय की हैं और इसलिए वो विक्रेता को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। पुनर्भुगतान से इनकार करने की स्थिति में कानून लेनदार को नोटरी से इसे घटना का निर्णायक साक्ष्य बनाने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कहेगा। सरल हस्तांतरण। व्यक्ति के पास बेचान और सुपुर्दगी के माध्यम से विनिमय विपत्रों को स्थानांतरित। प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र की परिभाषा। प्रतिज्ञा पत्र लिखित कानूनी विलेख होता है जिसमें एक पक्षक लेखक या जारीकर्ता विशिष्ट शर्त के अधीन निर्दिष्ट तिथि पर दूसरे पक्ष यानी पाने वाले को निश्चित राशि का भुगतान करने का वादा करता है। इसलिए प्रतिज्ञा पत्र विशेष वित्तीय विवरण यानी बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं होता है जिसमें बेशर्त प्रतिज्ञा शामिल होती है। प्रतिज्ञा पत्र की विशेषताएं।
प्रतिज्ञा पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रतिज्ञा पत्र जो कानूनी विलेख है, लिखित में होना चाहिए। ये विलेख भुगतान करने का बेशर्त वचन होना चाहिए। इस विलेख में देय राशि निश्चित होनी चाहिए। ये विलेख लेखक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। निश्चित व्यक्ति को देय राशि होनी चाहिए। कानून के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र विधिवत मुद्रांकित होना चाहिए। प्रतिज्ञा पत्र के लिए किसी भी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि लेखक स्वयं भुगतान करने का वादा करता है। प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकार। प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकार। प्रतिज्ञा पत्र के दो पक्ष होते हैं। आहर्ता या लेखक वो व्यक्ति होता है जो प्रतिज्ञा पत्र लिखता है और प्रतिज्ञा पत्र में यथा उल्लिखित राशि का भुगतान करने का वचन देता है। उसे प्रतिज्ञाकर्ता भी कहा जाता है। आहारी या पाने वाला वो व्यक्ति होता है जिसे निश्चित राशि देय होती है और जिसके पक्ष में प्रतिज्ञा पत्र लिखा जाता है। उसे प्रॉमिसी भी कहा जाता है। जब प्रतिज्ञा पत्र का हस्तांतरण या बेचान किया जाता है, जब पाने वाले द्वारा प्रतिज्ञा पत्र हस्तांतरित किया जाता है, तो निम्नलिखित दो पक्ष जुड़ जाते हैं। बेचानकर्ता वो व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में प्रतिज्ञा पत्र का बेचान करता है। धारक को बेचानकर्ता कहा जाता है। जिस व्यक्ति के पक्ष में प्रतिज्ञा पत्र का बेचान किया गया होता है, उसे बेचान प्राप्तकर्ता के रूप में जाना जाता है। वैध प्रतिज्ञा पत्र की विशेषताएं। वैध होने के लिए प्रतिज्ञा पत्र को निम्नलिखित शर्तें पूरा करना चाहिए। प्रतिज्ञा पत्र लिखित में होना चाहिए। बेशर्त या बिना किसी शर्त के होना चाहिए। भुगतान करने का वचन व्यक्त करना चाहिए। भुगतान की जाने वाली निश्चित राशि होनी चाहिए। देय तिथि या निश्चित तिथि होनी चाहिए जिस पर भुगतान किया जाना है। भुगतान केवल धन के संदर्भ में होना चाहिए। निश्चित या कुछ पक्ष होने चाहिए। लेखक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। विधिवत मुद्रांकित होना चाहिए। इसे कानूनी विलेख बनाने के लिए अन्य औपचारिकताओं के रूप में देय तिथि, हस्ताक्षर, राशि, स्थान होना चाहिए। विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र के उद्देश्य। विनिमय विपत्र के उद्देश्य। विनिमय विपत्र के कुछ उद्देश्य निम्नानुसार हैं। विनिमय विपत्र चेक और प्रतिज्ञा पत्र के समान होते हैं। इन्हें व्यक्ति, लेनदार या बैंक द्वारा लिखा जा सकता है। विनिमय विपत्र में तीन पक्षकार, लेनदार, देनदार और पाने वाला होते हैं। लेनदार और पाने वाला व्यक्ति एक ही व्यक्ति हो सकता है, जब तक कि लेखक तीसरे व्यक्ति के विनिमय विपत्र हस्तांतरित नहीं करता है। विनिमय विपत्र आमतौर पर ब्याज का भुगतान नहीं करते हैं, जो उन्हें उत्तर दिनांकित चेक बना देता है। यदि विपत्र बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, तो उन्हें बैंक ड्राफ्ट के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। यदि इन्हें व्यक्तियों द्वारा जारी किया जाता है, तो इन्हें व्यापार ड्राफ्ट कहा जाता है। यदि धन तुरंत या मांग पर भुगतान किया जाना होता है, तो विनिमय विपत्र को दर्शन विपत्र के रूप में जाना जाता है। यदि उनका भविष्य में पूर्व निर्धारित तिथि पर भुगतान किया जाना होता है, तो उन्हें
टर्म विपत्र कहा जाता है। प्रतिज्ञा पत्र के उद्देश्य। प्रतिज्ञा पत्र भविष्य की निर्धारित तिथि पर किसी अन्य पक्ष को निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए एक पक्ष द्वारा दिया गया वचन होता है। वैध दस्तावेज के रूप में प्रतिज्ञा पत्र को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। इसे लिखित दस्तावेज होना चाहिए। इसे बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं होना चाहिए। इसमें बेशर्त प्रतिज्ञा होनी चाहिए। प्रतिज्ञा पत्र निश्चित व्यक्ति को देय होना चाहिए। प्रतिज्ञा पत्र में राशि निश्चित होनी चाहिए। इसे वैध बनाने के लिए पत्र के लेखक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र के बीच अंतर। विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र के बीच अंतर। एक, आहर्ता। विनिमय विपत्र आमतौर पर लेनदार द्वारा लिखा जाता है। प्रतिज्ञा पत्र आमतौर पर देनदार द्वारा लिखा जाता है। 2. आदेश या प्रतिज्ञा। विनिमय विपत्र भुगतान करने का आदेश या निर्देश होता है। प्रतिज्ञा पत्र भुगतान करने का वादा होता है। 3. विपत्र के पक्षकार। विनिमय विपत्र में 3 पक्षकार लेखक, देनदार और पाने वाला शामिल होते हैं। प्रतिज्ञा पत्र में 2 पक्षकार लेखक और पाने वाला शामिल होते हैं। 4. स्वीकृति। विनिमय विपत्र में आहारी द्वारा ड्राफ्ट उसे भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रतिज्ञा पत्र में स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होता है जो भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। 5. पाने वाला। विनिमय विपत्र में लेखक और पाने वाला एक ही व्यक्ति हो सकता है। प्रतिज्ञा पत्र में लेखक पाने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता है। 6. नोटिस आवश्यकता। यदि विनिमय विपत्र का अनादर होता है तो धारक द्वारा विपत्र के लेखक या भुगतान करने के लिए उत्तरदायी सभी पक्षों को अनादर की सूचना दी जानी चाहिए। प्रतिज्ञा पत्र के मामले में प्रतिज्ञा पत्र की अनादर कर स्थिति में नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 7. लेखक का दायित्व। विनिमय विपत्र के मामले में लेखक के दायित्व को सशर्त और प्रकृति में द्वितीयक माना जाता है। विपत्र के मामले में आहारी प्राथमिक रूप से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। लेखक केवल तभी उत्तरदायी बनाता है जब आहारी देय तिथि पर भुगतान नहीं करता है। प्रतिज्ञा पत्र के मामले में प्रतिज्ञा पत्र के लेखक का दायित्व प्राथमिक और पूर्ण होता है। विपत्र की परिपक्वता। विपत्र की परिपक्वता का अर्थ। विपत्र की परिपक्वता अवधि से आशय उस तिथि से है जिस दिन विनिमय विपत्र या प्रतिज्ञा पत्र विपत्र के धारक द्वारा भुगतान के लिए देय हो जाता है। दूसरे शब्दों में बी या ई को उस तिथि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस दिन भुगतान देय होता है। विपत्र की परिपक्वता के मामले में निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट होना चाहिए। विपत्र परिपक्व कहा जाता है जब उसका भुगतान देय हो जाता है। पराक्रम में विलेख की परिपक्वता 2 शीर्षकों के अंतर्गत आती है। मांग पर देय, मांग के अलावा अन्य पर देय। रियायती दिन।
मांग के अलावा विपत्र या पत्र देय होने के मामले में परिपक्वता की तिथि की गणना की जानी होती है। विपत्र की परिपक्वता की तिथि तक पहुंचने के लिए रियायती दिनों के रूप में जाने जाने वाले 3 दिन उस तिथि में जोड़े जाते हैं जिस तिथि को विपत्र की अवधि समाप्त हो जाती है। उदाहरण, यदि 1 दिसंबर दिनांकित विपत्र 30 दिनों के बाद देय है तो देय तिथि 3 जनवरी होती है, जो 1 दिसंबर के बाद 33 दिन होती है। सामान्य परिपक्वता अवधि 30, 60, 90 और 120 दिन होती है। परिपक्वता की तिथि पर छुट्टियां होने पर, जब परिपक्वता की तिथि सार्वजनिक अवकाश पर पड़ती है तो विपत्र पूर्ववर्ती कारोबारी दिन को देय हो जाता है, अर्थात देय तिथि से 1 दिन पहले। यदि पराक्रम में विलेख अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा घोषित आकस्मिक छुट्टी है और उस छुट्टी पर परिपक्वता तिथि पड़ती है तो विपत्र की देय तिथि छुट्टी के तुरंत बाद अगला कार्य दिवस होगी। विपत्र बट्टागत कराना। विपत्र भुनाना शब्द से क्या आशय है? यदि लेनदार या विपत्र धारक को विनिमय विपत्र की देय तिथि से ठीक पहले धन या पूंजी की आवश्यकता होती है तो उस स्थिति में वे विपत्र के नकदीकरण के लिए बैंक पहुंच सकते हैं। तब बैंक विपत्र से ब्याज घटक की कटौती के बाद लेनदार को भुगतान करता है। इस पूरी प्रक्रिया को विपत्र बट्टागत कराने के रूप में जाना जाता है। बैंक विनिमय विपत्र की देय तिथि पर आहारी से राशि वसूल करता है। विपत्र भुनाने के दौरान बैंक देय तिथि से पहले विनिमय विपत्र या प्रतिज्ञा विपत्र क्रय करता है और विपत्र से बट्टागत शुल्क वसूलने के बाद लेनदारों के खाते में क्रेडिट प्रदान करता है। विपत्र की प्रतिभूति के विरुद्ध बट्टागत अग्रिम क्या है? विपत्र का बट्टागत करना विपत्र की प्रतिभूति के विरुद्ध अग्रिम माना जाता है और बट्टागत शुल्क या लाभ लिया गया घटक अग्रिम पर विनिमय विपत्र की सामग्री। विनिमय विपत्र की सामग्री 1. तिथि। जिस तिथि पर विपत्र लिखा जाता है यानी जारी करने की तिथि, उसे विपत्र के शीर्ष दाएं कोने पर दर्शाया जाना होता है। विपत्र की परिपक्वता तिथि निर्धारित करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। 2. राशि। बिलिंग राशि आंकड़ों और साथ ही शब्दों में भी होनी चाहिए। आंकड़ों में राशि का विपत्र की ऊपरी बाएं कोने में उल्लेख किया जाना चाहिए और शब्द की राशि का मुख्य भाग में या विपत्र के केंद्र में उल्लेख किया जाना चाहिए। विदेशी विनिमय विपत्रों के मामले में मुद्रा का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। 3. शर्तें। शर्तें विपत्र की समयावधि परिभाषित करती हैं और विपत्र की तिथि से चलती हैं। इसका मुख्य भाग में उल्लेख किया जाना चाहिए। विपत्र की समयावधि की समाप्ति के बाद 3 दिनों की रियायती अवधि का उल्लेख किया जाना चाहिए। 4. मुद्रांक। विपत्र की राशि के आधार पर उचित मूल्य का मुद्रांक विनिमय विपत्रों पर लगाया जाएगा। 5. पक्ष। विनिमय विपत्र के 3 पक्ष आहर्ता, आहारी और पाने वाले हो सकते हैं। हालांकि कुछ मामलों में आहर्ता और पाने वाला एक ही व्यक्ति हो सकता है। विनिमय विपत्र में सभी पक्षों के नामों और उनके पते का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। 6.
प्राप्त लाभ या प्रतिफल। ये बिंदु महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून के संदर्भ में जो समझौते बिना किसी संलग्न लाभ या प्रतिफल के किए जाते हैं उन्हें वैध नहीं माना जाता है। प्रतिफल विनिमय विपत्रों के लिए होता है और इसका अर्थ ही यही होता है कि विपत्र क्रेता द्वारा पहले से ही प्राप्त किए गए वस्तुएं क्रय या विक्रय की गई हैं, कुछ प्रतिफल या लाभ के बदले में जारी किया गया है। विपत्र का बेचान। विपत्र का बेचान। विनिमय विपत्र पराक्राम्य पत्र है, इसलिए ये वो दस्तावेज है जो भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पक्ष यानी आहारी को नोटिस देने की आवश्यकता के बिना हस्तांतरणीय है। विपत्र का लेखक या धारक अपने ऋणों के समाशोधन के लिए अपने लेनदारों के पक्ष में विपत्र का बेचान अर्थात हस्तांतरण कर सकता है। पीछे हस्ताक्षर करने और विपत्र को स्थानांतरित करने के कार्य को बेचान कहा जाता है। बेचान के पक्षकार। विपत्र के बेचान के मामले में दो पक्ष शामिल होते हैं। एक, बेचानकर्ता। विपत्र धारक तीसरे पक्ष के पक्ष में स्थानांतरित करने के इरादे से विपत्र के पीछे अपना हस्ताक्षर करता है तो वो धारक यानी बेचानकर्ता बन जाता है। 2. बेचान प्राप्तकर्ता। वो व्यक्ति जिसे विनिमय विपत्र हस्तांतरित किया जाता है वो बेचान प्राप्तकर्ता बन जाता है। वैध बेचान के आवश्यक तत्व। विपत्र के अग्रभाग या पीछे हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। विनिमय विपत्र के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले ब्यौरे के रूप में भुगतानकर्ता द्वारा सटीक वर्तनी में हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। इसे विपत्र की सुपुर्दगी द्वारा पूरा किया गया माना जाना चाहिए। ये हस्तांतरित किए जा रहे विपत्र के धारक द्वारा किया जाना चाहिए। बेचान के प्रकार। एक, खाली बेचान। इस मामले में विपत्र का बेचान करने वाले व्यक्ति को जिस व्यक्ति के पक्ष में विपत्र का बेचान किया गया है उसका नाम लिखे बिना उल्टी तरफ यानी विपत्र के पीछे अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। 2. विशेष या पूर्ण बेचान। पूर्ण बेचान के मामले में विपत्र में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए संबंधित को निर्देश दिया जाता है। निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम दिया जाता है और बेचानकर्ता नाम के नीचे अपना हस्ताक्षर करता है। प्राप्य विपत्र और देय विपत्र। प्राप्य विपत्र और देय विपत्र क्या हैं? प्राप्य विपत्र। व्यक्ति यानी विक्रेता विनिमय विपत्र लिखता है और क्रेता देनदार से उचित स्वीकृति के बाद इसे वापस प्राप्त करता है। इसे प्राप्य विपत्र के रूप में जाना जाता है। ये अपने देनदारों से व्यवसाय द्वारा प्राप्त सभी विनिमय विपत्रों या प्रतिज्ञा विपत्रों का अभिलेखन करने के लिए होता है। देय विपत्र। व्यक्ति यानी क्रेता विपत्र स्वीकार करता है, इसके लिए इसे देय विपत्र कहा जाता है। यह अपने लेनदारों के पक्ष में व्यवसाय द्वारा जारी सभी विनिमय विपत्रों या प्रतिज्ञा विपत्रों का अभिलेखन करने के लिए होता है। 1. आहर्ता या बिलकर्ता की पुस्तक में। प्राप्तकर्ता द्वारा निम्नलिखित 4 तरीकों से प्राप्य विपत्र का व्यवहार किया जा सकता है। वो परिपक्वता तिथि तक अपने पास विपत्र रख सकता है और परिपक्वता की तिथि को
सीधे या बैंकर के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर सकता है। तत्काल धन की आवश्यकता की स्थिति में वो बैंक से विपत्र भुना सकता है। वह अपने लेनदार के पक्ष में विपत्र का बेचान कर सकता है। स्वीकारकर्ता या प्रतिज्ञाकर्ता की पुस्तक में स्वीकारकर्ता या प्रतिज्ञाकर्ता की पुस्तक में सभी 4 विकल्पों के तहत इसमें प्रविष्टियां की जाती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विपत्रा को अपने पास रखा गया है, भुनाया गया है अथवा बेचान किया गया है। विपत्रों के अनादरण की स्थिति में विपत्रों को तब अनादरित कहा जाता है कि जब आहरी परिपक्वता की तिथि पर भुगतान करने में विफल रहता है। इस मामले में स्वीकारकर्ता का दायित्व बहाल हो जाता है। इसलिए रोजनामचा में की गई प्रविष्टियों के मामले में विपत्रों की प्राप्ति के मामले में प्रविष्टि उलट जाएगी। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। विनिमय विपत्र लिखित में वो विलेख होता है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को केवल विलेख के धारक को एक निश्चित राशि का भुगतान करने का निर्देश देने वाला बेशर्त आदेश होता है। विनिमय विपत्र के पक्षकारों में लेखक, देनदार और पाने वाला शामिल होते हैं। प्रतिज्ञा पत्र लिखित में वो विलेख होता है जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को निर्दिष्ट धनराशि का भुगतान करने का बिना शर्त वादा होता है। सहायतार्थ विपत्र को काइट विपत्र के रूप में भी जाना जाता है।